आज के इस हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ हम राष्ट्रगान के साथ करेंगे। अनुरोध है कि कृपया अपनी जगहों पर खड़े होकर के राष्ट्रगान में सहयोग करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। अब अनुरोध होगा माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय थे कि कृपया आज के इस समारोह या समारोह से बेसी हम कहें हमारे हीरक जयंती के उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर करें। माननीय राज्यपाल महोदय। करूंगा श्री संजय सिंह जी से कि कृपया वो मंच पे आकर माननीय राज्यपाल महोदय का सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से स्वागत करें, सम्मान करें। और साथ में
श्री शिव कैलाश डालमिया जी से अनुरोध होगा कि वो आए। श्री विपेंद्र अग्रवाल जी एवं श्री आलोक नंदन जी हमारे सम्मानित मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी का स्वागत एवं सम्मान करेंगे। श्री संजय भारद्वाज जी एवं श्री अरविंद कुमार जी हमारे माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन जी का स्वागत एवं सम्मान करें। श्री हरि प्रकाश केजरीवाल जी एवं श्री DK जैन साहब से अनुरोध होगा कि वह आएं। हमारे मंच पे उपस्थित हमारे प्रति विशेष स्नेह रखने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी का सम्मान करें। श्री DK जैन जी और श्री हरि प्रकाश केजरीवाल जी। हमारा अनुरोध है सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप जी से कि वह आएं और हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें एवं सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इन 60 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित हीरक जयंती समारोह की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करें। डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप जी। सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित आज के इस हीरक जयंती समारोह में उपस्थित सूबे बिहार के माननीय राज्यपाल, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार सरकार के ही माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी जी, मंच पर उपस्थित आयोजन समिति के चेयरमैन श्री अनूप केडिया जी, महासचिव आलोक नंदन जी, आज इस सभागार में उपस्थित विभिन्न व्यावसायिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पटना, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पटना, राज्य के विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिगण, इस जिले के दूर दराज के गांवों से आए हुए व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, IMA बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न चिकित्सकगण, प्रतिष्ठित चिकित्सकगण, अधिवक्तागण और सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्तागण, इस समारोह में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के हमारे मित्रगण, आज इस सभागार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस ऐतिहासिक आयोजन में हम तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महोदय, 1962 में स्थापित मध्य बिहार के उद्योग और व्यापार से जुड़े व्यवसायियों की एक प्रतिनिधि संस्था सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने स्थापना के वर्ष 1962 से लगातार इस क्षेत्र के उद्योग एवं व्यापार के संवर्धन के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाती चली आ रही है। महोदय, 1962 में इस ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया की धरती पर 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो कार्य ये हुआ कि उद्योग और व्यापार को संवर्धन देने की दृष्टि से, राज्य के आर्थिक विकास की दृष्टि से सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। वहीं दूसरी ओर इस अशांत मध्य बिहार में जबकि नक्सलवादी गतिविधियां चरम पर थीं, उस समय इस क्षेत्र में शिक्षा का लक्ष्य जगाने के उद्देश्य से
मगध विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। और दोनों ही संस्थाओं के स्थापना में बहुत सारे लोग कॉमन थे। हमारा यह सौभाग्य है, हमारी संस्था की स्थापना में श्री पंडित हंस कुमार तिवारी जी, बैजनाथ प्रसाद खेदान जी, गंगाधर डालमिया जी जैसे दिग्गज लोगों ने इस संस्था की नींव रखी। 1962 से लगातार यह संस्था अपनी गति से चल रही है। जब इस संस्था का 50 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ 2012 में, तो हमारे सम्मानित सदस्यों ने स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन की योजना बनाई और उनका स्नेह, हमारे प्रति विश्वास इस स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन के समय भी संस्था का अध्यक्ष पद मुझे सौंपा गया और आयोजन की जिम्मेवारी दी गई। उसी समय श्री अनूप कुमार केडिया जी को भी आयोजन समिति का चेयरमैन बनाया गया और मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी गई कि उस आयोजन में सूबे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करना है। लगातार प्रयास किया गया। पटना से गया चल कर आना काफ़ी दुरूह कार्य होता है, काफ़ी समय लगता है, किंतु हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी सभा में शिरकत की और काफ़ी संख्या में मंत्रिमंडल सहयोगियों ने भी उसमें हिस्सा लिया। हमारे प्रेम जी मौजूद हैं, माननीय मंत्री जी, इनका भी उसमें आगमन हुआ था और काफ़ी सफल और यादगार कार्यक्रम हमारा हुआ। आज पुनः जब संस्था की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए, तो हमारे सदस्यों ने निर्णय लिया कि हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया जाए और पुनः ये जिम्मेवारी अध्यक्ष के रूप में मुझ पर सौंपी गई और आयोजन समिति के चेयरमैन के रूप में श्री अनूप केडिया जी को ये जिम्मेवारी दिया गया। और साथ साथ महोदय फिर यह शर्त लगाया गया कि इस आयोजन में सूबे बिहार के राज्यपाल, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं, जिनका सादगीपूर्ण जीवन है, जो कि आडंबर से दूर रहने वाले सज्जन हैं, वैसे व्यक्तित्व को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए। लगातार 3 महीने तक प्रयासरत रहा। राजभवन से लेकर विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ भी राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम होता था, अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके एहसास कराने का प्रयास करते थे कि महोदय एक कार्यक्रम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी निर्धारित होना चाहिए। हमें खुशी है, मैं भाव विह्वल हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सज्जनों के साथ हम हीरक जयंती समारोह मना रहे हैं। वैसे व्यक्तित्व का, वैसी शख्सियत का पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मंच पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री डॉक्टर सुमन जी, जो अपने ही बीच के लोग हैं। इनके साथ तो काफ़ी काम करने का अनुभव रहा है। जब भी कोई समस्या होती तो इनके साथ लग भिड़ करके हम उसका समाधान ढूंढते थे। आज संयोग ऐसा कि माननीय राज्यपाल महोदय, जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस क्षेत्र की जो भी पर्यटन संबंधी संभावनाएं हैं, जो स्थान है, चाहे बोधगया हो, राजगीर हो, पावापुरी हो, नालंदा हो, हर जगह माननीय राज्यपाल महोदय का भ्रमण हो रहा है और काफ़ी इंटरेस्ट लेके अभिरुचि के साथ उन जगहों को देख रहे हैं। संयोग अच्छा है कि हमारे साथ पर्यटन मंत्री के रूप में डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं और पर्यटन विभाग इन्हीं के जिम्मे है। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा विश्वास का संचार हमें हुआ है कि माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशन में हमारे माननीय मंत्री महोदय जो पर्यटन विभाग के हैं, निश्चित रूप से इन क्षेत्रों का विकास होगा। आने वाला समय काफ़ी सुखद होगा। महोदय, बिहार के बंटवारे के बाद जो शेष बिहार बचा, उसमें मुख्य रूप से आजीविका के साधन के रूप में पर्यटन व्यवसाय को चुना जा सकता है। खास करके मगध क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इसके माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास में भी हम योगदान कर सकते हैं। इस दृष्टि से निश्चित रूप से हमारी इच्छा होगी महोदय, आप जैसे कुशल व्यक्तित्व के हाथों कि यहाँ के जो भी धार्मिक पर्यटन स्थल है, उसका भी देश के अन्य शहरों की तरह जहाँ की आप धार्मिक पर्यटन स्थलों को कॉरिडोर बनाकर उनका विकास का कार्य किया जा रहा है, इन धार्मिक स्थलों का भी उस रूप में विकास हो, हमारी इच्छा है महोदय। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग जब हमारे बीच मौजूद हैं, आप लोगों का जो अभिरुचि इस क्षेत्र में, निश्चित रूप से हमारी इस बात को आप पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। महोदय, गया जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारी समस्याएं इस तरह की हैं जिनका कि सॉल्यूशन आपके माध्यम से हो सकता है। यहाँ जैसे जाम की समस्या होती है, फुट ओवर ब्रिज है, ये सब चीज़ें हैं। औद्योगिक क्षेत्र जो चतरा रोड में बन रहा है,
उसको भी जल्दी से पूरा किया जाए। औद्योगिक प्रांगण जो हम लोग का मानपुर में बनने की बात चल रही है उसको भी जल्दी पूरा किया जाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस हीरक जयंती समारोह में आप सबों का आना निश्चित रूप से हमारे उत्साहवर्धन का कार्य किया है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक बार पुनः आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सम्मानित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण और हमारे आमंत्रण पर आज यहाँ पर पधारे अतिथिगण जितने भी हैं, उन सबों के स्वागत में एक स्वागत गीत कुमार रजनीश जी एवं उनके सहयोगियों की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप आए द्वार मेरे, आप आए द्वार मेरे, आप आए द्वार मेरे। आज है आनंद छाया, आप आए द्वार मेरे। आज है आनंद छाया, करूं स्वागत आपका, करूं स्वागत आपका। उल्लास मन में है समाया, आप आए द्वार मेरे। मेघ से अमृत गिरेगा, वंदनों की छाँव होगी। मेघ से अमृत गिरेगा, वंदनों की छाँव होगी। भावनाओं की मधुर से हृदय का श्रृंगार होगा। आप आए द्वार मेरे। आगमन है आपका, आज है मधुमास छाया। आगमन है आपका, आज है मधुमास छाया। खिल रहे हैं फूल देखो, हर कली है मुस्कुराया। आप आए द्वार मेरे, आप आए द्वार मेरे। आज है आनंद छाया, करूं स्वागत आपका, करूं स्वागत आपका। उल्लास मन में है समाया, आप आए द्वार मेरे, आप आए द्वार मेरे, आप आए द्वार मेरे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे और सभी आयोजकों के मनोभावों को इतने सुंदर ढंग से संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज यहाँ सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 60 वर्षों की लंबी यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित हीरक जयंती समारोह, या मैं अपने शब्द दूं तो हीरक जयंती उत्सव के अवसर पर आप यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संगठनों की एक मूल धारा है, एक वेल डिस्क्राइब्ड उसके लक्ष्य हैं। उन निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हम पिछले 60 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में उद्योग एवं व्यापार की वृद्धि के माध्यम से राज्य की समृद्धि एवं राष्ट्र की समृद्धि में जितना अधिक हो सके योगदान करने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। समृद्धि की यह यात्रा हमने बड़े मनोयोग से यहाँ तक पूरी की है, किंतु साथ ही साथ हमने अपने समृद्धि के लक्ष्य से भी थोड़ा ऊपर रखा है सम्मान के लक्ष्य को। उद्योग एवं व्यवसाय तथा उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़े वर्ग के सम्मान की लड़ाई, मैंने कहा समृद्धि के लिए प्रयास करना पड़ा तो सम्मान के लिए थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ा। तो हम विगत 60 वर्षों से बड़े ही मनोयोग से इस वर्ग के सम्मान की भी चर्चा करते हैं, उसके लिए जो संभव हो करते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी, अभी तो 60 ही वर्ष हुए हैं, आने वाले समय में भी जब ये यात्रा और आगे जाएगी तो हमारे इन प्रयासों का सुखद परिणाम दृष्टिगोचर होगा। देवियों और सज्जनों, किंतु हमारा सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने सामाजिक दायित्व, ईमानदार सामाजिक दायित्व बोध और समाज के प्रति गहरी संवेदना रखने वाला संगठन भी है। हमारे कुछ निर्धारित लक्ष्य हैं, उसके लिए हम कार्य करते हैं, किंतु हम बड़ी ईमानदारी से कह सकते हैं कि हमारा संगठन एक बड़ा ही ईमानदार दायित्व बोध भी रखता है, समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझता है। यही कारण है कि इस मगध क्षेत्र में सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को व्यवसायियों के लिए व्यवसायियों का संगठन के रूप में कम जाना जाता है, बल्कि समाज के लिए व्यवसायियों के संगठन के रूप में अधिक जाना जाता है। यह कार्य, यह परंपरा पिछले 60 वर्षों से जारी है, किंतु जब 50 वर्ष हमारे पूरे हुए और स्वर्ण जयंती का बृहद पैमाने पर आयोजन किया जा रहा था, तो अपने दायित्वों को समझने वाले कतिपय हमारे सदस्यों की तरफ से एक सुझाव आया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स चूंकि अपने दैनिक कार्यों में बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए हम अपने सामाजिक कार्यों का, या कहें सामाजिक हमारा जो सामाजिक दायित्व है, उसकी पूर्ति उतने फोकस तरीके से, उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जितनी समाज हमसे अपेक्षा रखता है।
तब यह निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार कोई भी सरकार जिस कार्य को प्रमुखता देना चाहती है, जिस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, उसके लिए अलग से मंत्रालय प्रारंभ किए जाते हैं। ठीक उसी तर्ज पर हमारे सदस्यों की राय थी कि सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो संगठन, इस संगठन के अधीन ही एक अलग से संस्था की स्थापना की जाए। और हमने वर्ष 2013 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक अलग पंजीकृत धार्मिक न्यास को भी प्रारंभ किया। मुझे खुशी है कि इस न्यास का उद्घाटन हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आज इस ट्रस्ट की स्थापना के भी जब 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो आज की हीरक जयंती के अवसर पे हम अपने ट्रस्ट के 10 वर्षों की यात्रा का उत्सव भी इसी में साथ में मना रहे हैं, इसी में हमने उसे समाहित किया है। हमारा प्रयास होता है, हमने जो ट्रस्ट बनाया है उसका जो ध्येय वाक्य है, उसका जो मोटो है, वह है परोपकाराय संपदा। अर्थात एक अर्थ में यह जो संपदा है हमारी, वह परोपकार के लिए ही है, और दूसरे अर्थ में कि परोपकार ही असली संपदा है। हम अपने इस निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लगातार प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पे महोदय, निश्चित तौर पे ऊपरी तौर पे ऐसा लग सकता है कि ये सारी बातें आत्म प्रशंसा में कही जा रही हों, किंतु आत्म प्रशंसा में नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे जो सदस्य हैं वो समाज के प्रति संवेदनशील हैं और कोई भी काम बड़ी ही शिद्दत से करते हैं। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, अगर इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाए, अगर इसे संख्या में गिना जाए, तो शायद हम कमतर दिखें। और हमने जिस शिद्दत के साथ और जिस गंभीरता के साथ ये काम किए हैं, वो निश्चित तौर पे हमारे लिए उत्साहवर्धक हैं। जो सदस्यों ने किया है वो हमारे लिए उत्साहवर्धक है। हम भी आम लोगों की तरह, संगठनों की तरह कार्य करते हैं। छोटे से उदाहरण में कुछ छोटे उदाहरण आपको गिनाऊं। पर्यावरण की दृष्टि से हर वर्ष कई चरणों में हमारा चैम्बर ट्रस्ट भी वृक्षारोपण का कार्य करता है, किंतु हर वृक्षारोपण कार्यक्रम की यह पहली शर्त होती है कि यह वृक्षारोपण कार्यक्रम उसी जगह होगा जहां पौधे पूरी तरह से सुरक्षित रहें और जहां उनके बड़े होने तक उन्हें पर्याप्त सिंचाई का साधन मिलता रहे। हमें बहुत सी बिहार सरकार में आज के पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक बदलाव की दृष्टि से और समाज सुधार की दृष्टि से बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं सरकार के द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह, और इन कार्यक्रमों में कार्यक्रम हुए हैं, जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं और मानव श्रृंखलाओं का भी निर्माण किया गया। हमारा ट्रस्ट कभी भी प्रशासनिक स्तर पे या संगठन के स्तर पे आमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर अच्छा कार्य है तो हम मानव श्रृंखला के भी बड़े हिस्सेदार रहे हैं और वैसे हर जागरूकता के कार्यक्रम में हमने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। कोरोना का काल रहा हो, कोरोना के काल में बहुत सारी पाबंदियां थी, किंतु हमने किसी भी तरह के अनुरोध की प्रतीक्षा नहीं की।
हम लगातार लगभग प्रतिदिन हम स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहते थे और यहाँ तात्कालिक रूप में जब भी जो भी आवश्यकता हो, उस समय बहुत एक बड़ा हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहे, जिस भी तरह की साबुन से लेकर के मास्क से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर तक, जब जब हमें प्रशासन द्वारा यह सूचित किया गया कि यहाँ पर इस सेंटर पर इस चीज की कमी दिख रही है, हमने सारी पाबंदियों के बावजूद उनकी व्यवस्था की, चाहे यहाँ से हो, दिल्ली से हो, पटना से हो, हमने कहीं न कहीं से उन संसाधनों की व्यवस्था की और प्रशासन को वो मुहैया कराया। भूकंप गुजरात में आया था, बहुतों ने, हम में से बहुतों ने, बहुत से संगठनों ने अपनी सहायता राशि सरकारी कोष में जमा की थी, जिससे राहत के कार्य किए गए थे। किंतु यहां भी हमारा प्रयास थोड़ा औरों से हटकर रहा। हमने रेल प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाकर उनसे अनुरोध कर गुजरात जाने वाली ट्रेन में एक मालगाड़ी का डब्बा अलग से लगवाया। उस पूरी मालगाड़ी के डब्बे में राहत की सामग्री को भरकर हमारे लोग, हमारे सदस्य, हमारे प्रतिनिधि स्वयं गुजरात तक गए और गुजरात में राजकोट, मुझे अच्छी तरह से याद है कि राजकोट में जाकर के हमारे लोग गए। राजकोट में वहां के जिला पदाधिकारी के साथ सामंजस्य कर, उनके साथ संपर्क कर, स्वयं उन्होंने भूकंप पीड़ित गांवों में एक एक गांव में जहां की सूची वहां के जिला पदाधिकारी महोदय ने हमें उपलब्ध कराई थी, हम एक एक गांव तक जाकर के हमने वहां पे अपने हाथों से वो राहत सामग्री बांटी। मैं छोटे से एक दो शब्द चित्र बतलाऊं आपको। गर्मियों में अमूमन बहुत जगह पेयजल की व्यवस्था, चूंकि गया गर्मी प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो बहुत लोगों के द्वारा, बहुत समाज सेवियों के द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जाती है। पर महोदय, सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रस्ट का जो कार्यालय है वह इस शहर के व्यस्ततम व्यावसायिक इलाकों में अवस्थित है, जहां दिन भर मजदूर, ठेला चालक, रिक्शा चालक, टेम्पो ड्राइवर, इस तरह के मजदूर वर्ग की एक बड़ी भीड़ हर समय रहती है। गर्मियों के 3 महीने में हमारा वह एयर कंडीशनड हॉल आम नागरिकों के लिए, मजदूरों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने सड़क पे पानी पिया हुआ आगे हुए, वहां खोल दिया जाता है। हमारे सदस्य और कर्मचारी वहां पे उपस्थित होकर उनकी जो भी संभव हो सेवा करते हैं। पानी चाहिए पानी, नींबू पानी, किसी को ग्लूकोज, किसी को इलेक्ट्रल, किसी को दवा चाहिए तो चिकित्सा सुविधा के लिए भी हम व्यवस्था कर रखे हैं। उन्हें तत्काल चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाना। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि जब उस भीषण लहर में हमारे उस एयर कंडीशन हॉल की कुर्सियों पर इस किनारे उस किनारे मजदूर वर्ग के बहुत सारे लोगों को आप झपकी लेते हुए वहां पर जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारे प्रयास सफल हुए। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो आदमी आम दिनों में हमारे उस हॉल के शीशे को खोल कर अंदर नहीं आता, पर 3 महीने के लिए उसे इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वह जहां जाए बैठे करे। एक छोटा सा शब्द चित्र और, महोदय, देश पर कारगिल युद्ध थोपा गया था। उस कारगिल युद्ध के समय पूरे देश में देशभक्ति का एक ज्वार फूट पड़ा था। औरों की तरह सदस्यों की राय हुई कि क्यों नहीं हम लोग भी यथासंभव इस युद्ध में अपना अंशदान दें। अंशदान के लिए जो भी संभव हो सका सदस्यों ने अपनी राशि इकट्ठा की। फिर
जब उसे सौंपने की, भेजने की बात आई तो सदस्यों ने बतलाया, कहा कि देखिए हम लोग की इच्छा तो तृप्ति नहीं हुई। मूल विषय यह नहीं था कि हम कुछ आर्थिक रूप में अपनी सहभागिता करें। मूल रूप में तो ये था कि लोगों में भावना को जागृत करें, राष्ट्र प्रेम को जागृत करें। और इसके लिए हमें चाहिए कि हमें सड़कों पर निकलना चाहिए। इस शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यवसायी उस दिन, एक दिन, चादर लेके देशभक्ति गीत के बीच में, जिस तरह से फकीर लोग चादर पे पैसा मांगते हैं, चादर लेके इस शहर की सड़कों पे निकले थे। बहुत सामान्य सी बात है, ठीक है, निकले, लोगों ने उसमें भी योगदान किया। मुझे एक छोटा सा चित्र याद आ रहा है, क्योंकि मैं भी उसमें शामिल था। एक रिक्शा चालक जो कि एक सवारी को बिठा करके चला जा रहा था, उसने जब हमारी पदयात्रा को देखा तो वह रुकता है, पढ़ता है बैनर को, और जब विषय को समझता है तो अपने रिक्शे को छोड़कर वह दौड़ते हुए आता है और अपने पॉकेट से निकालकर उस चादर में कुछ पैसे डालता है। यह दृश्य, और पैसे डालने के बाद वो जिस तरह से हाथ जोड़ के खड़ा होता है, मुझे लगता है कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि वह रिक्शा चालक ही दे रहा था। वह चित्र आज भी मेरे मन मस्तिष्क पे गूंजता है, मन मस्तिष्क में मौजूद है। महोदय, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं, मैं केवल यह पृष्ठभूमि दे रहा था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए की गई और उसमें हम कहाँ तक आगे पहुँच सके। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। शायद इसे और गति की भी आवश्यकता हो, और अगर आप सबों का स्नेह और आशीर्वाद रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जिनका हम लोगों के साथ बड़ा विशेष स्नेह रहता है। मैं आपको बतलाऊं कि कल रात्रि को वो यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर थे। रात को 10 बजे पूरी रात सड़क मार्ग से यात्रा करके हमारे इस समारोह के लिए यहाँ तक आए हैं। इससे पहले कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं, और अब उन्हें बहुत ही श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करता हूं कि स्वामी जी आएं और अपने आशीर्वचन प्रदान करें। हरि ओं तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्राशो विपन्यो जाग्रीवांगुं शमिन्धते विष्णुर्यत्परमं पदम्। हरि ओं शांति शांति शांति। सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार के हीरक जयंती समारोह में हमारे बिहार के यशस्वी माननीय श्री राज्यपाल महोदय के पावन आगमन अवश्य ही इस संगठन को और एक ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं उनके सचिव मंचस्थ विराजमान बिहार सरकार के मंत्रीद्वय एवं सन्मुख विराजमान कहीं न कहीं इस संगठन से जुड़े हुए भारत को और आर्थिक संपन्नता के ओर ले जाने वाले विशिष्ट महानुभावों को इस पावन प्रांगण में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत बहुत भगवान के तरफ से शुभकामना है कि आप सब भारत को अर्थ संपन्न बनाने में अपने आप को झोंक दिए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मैं निवेदन करूं, भारत देश चतुर्थ पुरुषार्थों का देश है। चाहे सतयुग से ले द्वापर, त्रेता और कलयुग,
अभी अभी भारत सरकार के जीडीपी ग्रोथ जब आया तो 8 पॉइंट कुछ गया। ये भारत के उत्कृष्ट और मानो उस सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत के एक पग आगे चलने वाला एक मार्ग है जिसमें हम आगे और सशक्त बनेंगे। बिहार में मेरा ज़्यादा अनुभव तो नहीं है क्योंकि मैं व्यापार से हूँ नहीं, धर्म मेरा कार्य है, लेकिन भारत के व्यापार भी धर्म से प्रेरित है। हमारे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अर्थ धर्म मूलक होना चाहिए, काम मोक्ष मूलक होना चाहिए, और इसी चतुर्थ पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए यह गया भूमि तो ज्ञान और मोक्ष दोनों की भूमि है। और ज्ञान जहाँ अर्थ संपन्न हो, आजकल ज्ञान भी अर्थकरीच विद्या हमारे श्रुति कहती है, ज्ञान भी इसीलिए प्राप्त किया जाता है जहाँ बिहार में IIM जैसे बोधगया में स्थापित हो। तो इसका मतलब यह है कि गया भी अर्थ संपन्न एक जिला है और यहाँ पर मोक्ष ज्ञान के साथ आर्थिक संपन्नता की ज्ञान भी प्राप्त होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। संभवतः मैं राजस्थान को देखता हूँ क्योंकि ज़्यादातर समय मेरा जीवन का राजस्थान में गुजरता है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊँ, आप सब संपन्नता से परिपूर्ण है। व्यापार कभी कोई छोटा नहीं होता है। व्यापार एक छोटा एक फल बेचने वाला, हम और कौशलेंद्र भैया जब राजभवन जा रहे थे, अनूप भैया, तो हमने कहा भारत में व्यापार करना बड़ा सहज है। मैं ये इनसे चर्चा कर रहा था, आप देखते रहे मेरे पुष्कर आश्रम के सामने एक बहुत बड़े व्यक्ति, एक बहुत छोटे तबके सामाजिक दृष्टिकोण से एक छोटे व्यक्ति, लेकिन बृहत रूप से उनकी एक विजन था, वो बहुत बृहद था और वो कोई बड़ा व्यापार नहीं करते थे। उनके पिता सेना के रिटायर्ड एक बहुत बड़े पदाधिकारी थे, उनके एक संबंधित न्यायिक क्षेत्र में एक बड़े पोस्ट पर हैं और आज भी वो हमारे आश्रम के सामने एक ठेले पर चप्पल का दुकान करके और व्यापार करते, सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक। और जब घर जाते हैं तो मैंने एक दिन अनायास उनसे पूछ लिया कि आप और कुछ क्यों नहीं करते, आपके पिताजी तो अर्थ संपन्न भी है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, कोई भी व्यापार छोटा नहीं होता है, बशर्ते उसमें करने वाले के प्रति कितनी समर्पणता है। जितनी समर्पणता और जितनी विश्वास उस व्यापार में हमारा होता है, वह व्यापार भी उतना ही बहुमुखी और चतुर्मुखी विकास के ओर बढ़ता है। और जब भारत में व्यापार संगठन मजबूत होगा तो निश्चय ही भारत के एक आर्थिक संपन्नता देश हम सबको प्राप्त होगा। और सब लोग हम इसी में महाराज लगे हुए हैं। मैं विशेष रूप से सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष पदाधिकारी हमारे कौशलेंद्र भैया और अनूप भैया बड़ा ही प्रयास किए। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के पास जब गया अनुरोध लेकर के, फिर बाद में पता चला कुछ समय कम हो गया तो मन में क्षोभ होने लगा। अभिभावक का जब कोई व्यस्तता, यद्यपि माननीय राज्यपाल महोदय को प्राप्त करके बिहार वाकई में गौरवान्वित हो रहा है। मुझे वाल्मीकि रामायण के वह प्रसंग याद आता है जब 14 वर्षों के बाद राम जी रावण को परास्त करने के बाद जब अयोध्या में आए, उसके बाद संभवतः राम जी ने कभी अस्त्र शस्त्र को स्पर्श नहीं किया, जैसा कि हम लोगों ने शास्त्रों में, यद्यपि शास्त्र बहुत है लेकिन जहाँ तक हमारी मति अभी तक गई है, दोबारा उन्होंने शस्त्रों को स्पर्श नहीं किया। लेकिन उनके राज्य में उनकी दृष्टि इतनी अमोघ थी कि एक छोटे तबके से लेकर के एक संपन्न आर्थिक व्यक्ति के ऊपर भी सामान्य दृष्टिपात होता रहता है। उनके उस चरित्र को देख करके मैं अतिशयोक्ति तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जिनके नाम में भी राजेंद्र हो और विश्वनाथ भी हो, ऐसे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, ऐसे माननीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की दृष्टि बिहार के प्रत्येक नागरिकों के प्रति उतना ही है जैसे राम जी की दृष्टि उनके राज्य के प्रत्येक नागरिकों के प्रति थी। मैं जब भी राजभवन में जाता हूं तो निश्चय ही शिक्षा हो या फिर कोई भी संगठन हो, जो लोग भी बुलाते हैं उदात्त भाव से आते हैं और सही मार्गदर्शन करके उनके विभिन्न प्रकार के समस्याओं का निदान भी करते हैं। तो ऐसे माननीय राज्यपाल को प्राप्त करके अवश्य हमारा बिहार गौरव है। और मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आपकी अनुभूति, आपकी सानिध्यता बिहार को अनवरत, अगर कोई प्रशासनिक, मेरा कोई ज्ञान तो है नहीं, लेकिन अगर कोई राज्य सत्ता में ये परंपरा हो तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको और अभी बिहार में आवश्यकता है, ताकि बिहार की शिक्षा, बिहार की आर्थिक और बिहार की कानूनी संबद्धता भी और कटिबद्ध हो और आप उसमें अवश्य ही
उत्कृष्ट कार्यों को संपादित करेंगे। मैं पुनः सभी संगठन से संपादित, सभी संगठन से संबंधित और हमारे विशेष करके अनूप भैया और कौशलेंद्र प्रताप जी को, जिन्होंने अथक प्रयास किया। कल उन्होंने फोन किया, मैं आने वाला तो नहीं था, लेकिन हमारे शिवादित्य ठाकुर जी ने मुझे एक विशेषाधिकार प्रयोग करके एक तरीका से डांटते, अभिभावक भी हैं हमारे, क्योंकि विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी आप रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमने कहा अच्छा लगना है या अच्छा लगने के लिए तो साधु कोई काम नहीं करते, लेकिन सब प्रिय हैं और उन प्रियजनों के लिए अपना भी, क्योंकि सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक मोटो भी है परहित, और मानसकार भी कहते हैं परहित सरित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अति अधमाई। तो आप सब आर्थिक संगठनों से आए हुए हैं, राष्ट्र को और मजबूत करने के लिए अपने अपने संगठनों को, अपने अपने संगठनों के साथ विश्वास और आत्मसमर्पणता के साथ उसको और पुष्ट करें। मैं भगवान गदाधर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पुष्ट हो, बलिष्ठ हो, सफल हो और यह कार्यक्रम भी अपने उत्कृष्ट मार्गों के साथ एक ऊंचाइयों पर प्राप्त करें। हीरक जयंती मनाने के लिए मैं विशेष संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम दूंगा। बोलिए गदाधर भगवान की। हम लोगों के प्रति स्वामी जी की स्नेह की धारा इसी प्रकार बहती रहे, यह हमारा सौभाग्य होगा। स्वामी जी, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि मैं आपका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूँ नहीं कह सकता, पर यह है कि हम आपके आशीर्वाद और स्नेह से धन्य हैं। हमारे बीच मंच पे उपस्थित हैं श्री संतोष कुमार सुमन जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, जिनसे इस शहर और इस क्षेत्र का दो पीढ़ियों का राजनीतिक नाता रहा है। मैं अनुरोध करूंगा श्री संतोष कुमार सुमन जी से कि वो आएं और आज इस सभागार में बैठे सभी अतिथियों को संबोधित करें। संतोष कुमार सुमन जी। बहुत धन्यवाद। आज ज्ञान और मोक्ष की धरती बोधगया में सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया का हीरक जयंती समारोह के मुख्य अतिथि बिहार के प्रथम व्यक्ति, संविधान के रक्षक, हमारे महामहिम आदरणीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर जी, जो अपनी गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर दिए हुए हैं। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित जगत गुरु श्रद्धेय स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री, गया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर आदरणीय प्रेम कुमार जी, इस सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप जी, यहाँ पे उपस्थित सेंट्रल ऑफ कॉमर्स के चेयरपर्सन डॉक्टर अनूप कुमार केडिया जी, मंच पे उपस्थित आलोक नंदन जी, श्री शिव कैलाश डालमिया जी और हमारी पार्टी से श्री नारायण मांझी जो जिला अध्यक्ष हैं, भाई रोमित जी, और मंच पे उपस्थित तमाम गण्यमान्य व्यक्ति जो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि हैं, और मंच के आगे तमाम इतनी बड़ी तादाद में बिहार के कोने कोने से और ख़ास करके गया से आए हुए सभी इस हीरक जयंती समारोह के गवाही बनने के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यगण, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, हर व्यवसाय में जुड़े हुए सभी भाई, यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, अधिवक्ता महोदय हैं,
तमाम लोगों का मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपने तरफ से आप सबका सहृदय धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि, और साथ में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी माननीय सदस्य को भी धन्यवाद कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप सबके बीच में कुछ बोल सकूं। साथियों, यह देश जब हम 1947 में जब हम मिला था तो देश की आर्थिक जो गतिविधि है वो रुकी हुई थी। उस समय जब हम बजट पेश कर रहे थे तो मात्र 47-48 का जब बजट पेश हो रहा था तो मात्र 197 करोड़ 0.12 करोड़ के आसपास ने हमने बजट पेश किया। और आज की बात अगर हम करते हैं तो हमारे देश का बजट 45 लाख करोड़ है। हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बहुत बड़ा एक रास्ता तय किया है। इस रास्ते में सहभागी के तौर पर आप सबकी भूमिका है जो इस प्रांगण में आज उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर आपका काम एक उत्प्रेरक की तरह, आप सामाजिक आर्थिक जो गतिविधियां हैं देश के और राज्य की, उसको आप बढ़ाने का कार्य करते हैं। और जिस तरह से आदरणीय अनूप केडिया जी ने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बोला कि परोपकार का भी काम सामाजिक स्तर पर उन गरीबों का भी आप मान सम्मान बढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो जो शौर्य के कारण शौर्य में अपना जीवन का दान दिया हो, चाहे विपत्तियों में जिस तरह से कोविड-19 का समय हो, चाहे और भी बातें हो, आपने जिस संवेदना का परिचय दिया है वाकई में एक काबिले तारीफ है। और आप सबका जो प्रयास है निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। आप जिस तरह से बताया कि आपने गर्मी के दिनों में गरीबों के लिए अपना जो सभागार है उनके सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आप खोलते हैं, निश्चित तौर पर संविधान की जो आत्मा है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो 46 हमारा कहता है कि वीकर सेक्शन जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं, खास करके SC ST, उन लोगों को स्टेट प्रमोट करे, उन लोगों को मदद करे, उसमें आप एक योद्धा की तरह साबित होते हैं। तो निश्चित तौर पर आप सबका जो योगदान है समाज में, अगर आप नहीं रहेंगे तो ये राज्य नहीं चलेगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होता है, हम लोग भी सरकार में हैं, और सरकार का मतलब ही सिंपल वे में अगर हम समझते हैं तो स्टेट का कोई भी कारोबार एक बिजनेस है। कोई भी राज्य, कोई भी देश की जो पॉलिसी बनती है, डेवलपमेंट पॉलिसी जिससे गरीबों का कल्याण होता है, वो स्टेट रिसोर्स से होता है और सेंट्रल रिसोर्स से होता है, और रिसोर्स आपके तरफ से आता है। आप रात दिन मेहनत करके, खून पसीना एक करके आप इंडिविजुअल के तौर पर अपने लिए कमाते होंगे, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, लेकिन आपका जो अंशदान जाता है, जिसको हम GST कहें और इनकम टैक्स के रूप में कहें, वो देश के तरक्की और प्रगति के लिए बहुत बड़ा लाभदायक साबित होता है। तभी आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हाईवे पर चल रहे हैं और सब होता है। तो आपका जो कार्य है बहुत ही पुनीत कार्य है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और लोगों को भी प्रेरित करते रहिए, और समाज में जो हाशिए पर लोग हैं उनको भी उंगली पकड़ के आगे बढ़ाते रहिए। हम समझते हैं कि राज्य और देश इतना शक्तिशाली बन जाएगा जहाँ जिस देश और राज्य की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और आने वाला समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था होगी 1947 में, तो हम उस अर्थव्यवस्था से भी आगे बढ़ सकते हैं अगर आप रात दिन काम करेंगे और पूरी कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। तो आप अपने लिए नहीं, देश के लिए काम करते हैं, और देश आपसे आपके ऊपर देख रहा है। देश के लाखों बेरोजगार आपके ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि आप रोजगार भी सृजन करते हैं, उनको काम भी देते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, परोपकार का भी काम करते हैं, धर्म का भी काम करते हैं। बाकी ये कार्य पुनीत कार्य है, इसी काम में लगे रहिए। मेरी शुभकामना हीरक जयंती पर है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच में रह सकूं। धन्यवाद संतोष जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार।
अब मैं आमंत्रित करता हूं लगातार 3 दशकों से भी अधिक से इस क्षेत्र का यानी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हम सबों के संघर्ष के दिनों के भी साथी रहे अपने माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी को कि वो आए सभा को संबोधित करें। बोली भारत माता की, भारत माता की वंदे। इधर आवाज नहीं आ रही है। बोली भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। वंदनीय मातृभूमि ज्ञान मुच्छ मां मंगला दाइनी की धरती पर आज सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हीरक जयंती के समारोह के मौके पर इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता और माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, इस मौके पर बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर कृष्ण प्रताप जी, इस मौके पर मंच पर विराजमान स्वामी श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी, मानव अनूप केडिया जी, आलोक रंजन जी, पूर्व सांसद हरि मांझी जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार सिन्हा जी, श्री प्रेम नारायण पटवा जी, मानवर मुन्ना डालमिया जी, विकास जी, देवानंद पासवान जी, अरविंद सिंह जी, विनय जैन जी, दीपू जी सहित ब्रजनंदन पाठक जी सहित आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, प्रेस मीडिया के सभी हमारे पत्रकार मित्रों और साथियों, आज हम सबों के लिए आज का दिन काफ़ी महत्व रखता है। आज हम सब मगध का सबसे बड़ा व्यवसायी संगठन सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया आज अपना हीरक जयंती मना रहा है। यह इस धरती के लिए गौरव का क्षण है। संगठन ने एक और मील का पत्थर किया है। व्यवसाय वर्ग की हर समस्याओं के लिए चैम्बर समय समय पर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है। इस संगठन पर व्यवसायियों का अटूट भरोसा है। संगठन संघर्षों के बीच एक लंबी यात्रा 60 वर्षों का तय किया है। संगठन ने व्यवसायों के सुख दुख में एक छत के नीचे उनकी रक्षा की है। व्यवसाय वर्ग राज्य और राष्ट्र दोनों की आर्थिक रीढ़ है। व्यवसाय वर्ग समाज को आवश्यक सामग्री की सुविधा ही नहीं पहुँचते बल्कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। सरकार के खजाने में टैक्स की राशि दे विकास कार्यों में अपना भूमिका निभाते हैं। आप राज्य में केंद्र सरकार के आर्थिक खजाने की समृद्धि के लिए भामाशाह हैं। संगठन का आज हीरक जयंती मनाया जा रहा है। इससे पहले संगठन अपनी रजत जयंती 25 वर्ष, स्वर्ण जयंती 50 में मनाना होगा। आज हीरक जयंती 60 वर्ष के पूर्व आपको अपने संगठन पर गर्व करने का अवसर है। आशा है आप अपने संगठन का प्लेटिनियम जयंती 75 वर्ष तथा शताब्दी जयंती 100 वर्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव भी पार करेंगे और एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपके संगठन की मंगल कामना करता हूँ। राष्ट्र के निर्माण एवं लोगों की सेवा के लिए आप व्यवसाय वर्ग के संगठन बधाई के पात्र हैं। और मुझे भी लंबे समय तक, जब बिहार में कानून का राज नहीं था, अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था और बिहार में पलायन हो रहा था, उस समय बिहार सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तत्वाधान हम लोगों ने इन समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करने का भी काम किया था। बिहार बदला और 2005 के बाद बिहार बदलने लगा जाकर और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार बनी, एनडीए की सरकार जब बनी तो बिहार के सड़कों का जाल बिछने लगा जाकर। बिजली जहाँ 8-10 घंटे मात्र मिलते थे, गांव में नहीं के बराबर था जाकर, वहाँ पर बिजली के क्षेत्र में मतलब आज लगभग 24 आवर बिजली दी जा रही है। हेल्थ के सेक्टर में और शिक्षा में सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किए गए। समय बदला और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में
देश में जब सरकार आई जाकर के, एक आशा की उम्मीद जगी जाकर के, और देखा आपने कि माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में देश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गई जाकर के। आज भारत की चर्चा दुनिया में हो रही जाकर के। माननीय मोदी जी ने 1 टैक्स 1 देश, एक देश एक कर लागू करके, जीएसटी को लागू करके जिस तरह आज रेवेन्यू बढ़ाने का काम किया है, आज बड़े पैमाने पर जो नेशनल हाईवेज हमारे जाकर के हैं, हमारे रेलवे क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन में और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर सरकार जो काम कर रही है, हम बताना चाहते हैं आप सबों को। गया में 5 नेशनल हाईवे हमारे पर काम हो रहा है। एक शुरू हुआ है आमद दरभंगा एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हो रहा है। वाराणसी कोलकाता पहले चल रहा था NH 83 और 82 डोभी टू पटना और पहाड़पुर से लेकर बिहार शरीफ तक, और 5वां हमारा NH 82C जो है वो अभी 6 लेन का काम चल रहा है। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में IIM की पढ़ाइयाँ शुरू कर दी गई है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, और रेलवे में 300 करोड़ की लागत से गया रेलवे जंक्शन का आधुनिकीकरण कराने का काम किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में, और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार मैं देख रहा हूँ 12 तारीख को फिर एक वंदे भारत गैस गुजरने वाली जाकर के, जो वाराणसी से होते हुए रांची जाएगी जाकर के। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के कई स्थानों से कई वंदे भारत शुरू करेंगे, उसमें गया का भी स्थान होगा जाकर के। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो डोभी का आगे बन रहा है, किसानों को राशि दे दी गई है, काम आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में बिहार में एक बड़ा ही उद्योग का जाल बिछाने का प्रयास भी किया जाएगा। उसी तरह से हमारी सरकार ने अनुग्रह नारायण मगन मेडिकल कॉलेज में 200 करोड़ के लागत से सुपर स्पेशलिटी के तहत भवन का निर्माण कराया जा चुका है। आने वाले समय में वहाँ पर गया के लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए नॉर्थ कोयल सिंचाई परियोजना लगभग मैं देख रहा था 40 वर्षों से कोई देखने वाला नहीं था। माननीय मोदी जी ने 4,000 करोड़ की लागत से उससे जहानाबाद, अरवल और गया किसानों को काफ़ी फायदा होगा। ब्रह्मजोरी पहाड़ के निकट ब्रह्मवन का निर्माण कराया गया है। उसे वहीं पर बिहार सरकार के द्वारा गया जी रबर डैम का निर्माण हुआ है। भारत सरकार के द्वारा हृदय योजना के तहत गया में ब्रह्म सरोवर, सीताकुंड, अक्षयवट, रुक्मिणी, बैतरणी तमाम जगहों पर बड़े पैमाने पर काम कराया गया जाकर के। और आगे भी हम लोग का प्रयास है जाम की समस्या के बारे में, और काफ़ी दिक्कत लोग हो रहा है, हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो सड़कें जो बन रही है, जब हमारा 83 बन जो पटना रोड जब फाइनल जब हो जाएगा तो गया में जो गाड़ियाँ आती है स्वतः बाहर निकल जाएगी। 82 जो जा रहा है, और आने वाले समय में 4 स्थानों पर ROB रेल ओवर ब्रिज, एक बागेश्वरी गुमटे के निकट पास कराया गया है, एक FCI के निकट में है, और 2 हम लोगों ने और प्रस्ताव दिया है जाकर के, और 6 फ्लाईओवर का जाकर के। सड़कों का वाइडनिंग कराया गया है और एक्सटेंसिंग कराया गया है, लेकिन सड़क सीमा उसकी जाकर के है। उसका यही उपाय है जाकर के कि आने वाले समय में हम लोग प्रस्ताव बढ़ाया है फ्लाईओवर के लिए और ROB के लिए, ताकि आने वाले समय में जो गया वासियों के सामने एक बड़ी समस्या हो, गया ही नहीं मतलब पटना भी देखता हूँ, वहाँ भी काफ़ी जाम लगता है और काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कराए गए जाकर के हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो अपेक्षाएँ लोगों की जाकर के है, और फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार आ गई है। 2020 में बिहार की जनता ने जो जन्म दिया था बिहार की सरकार को, भाजपा जदयू सरकार को, देखा आपने जाकर बहुत बेहतर काम हो रहा था। बीच के समय में किसी कारण से हम सरकार से अलग हो गए थे, फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार बहाल हो गई है। आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, विकसित बिहार, उनकी योजनाओं के तहत हम सब काम कर रहे हैं। और बिहार में हमारी सरकार है, दोनों सरकार मिलकर आने वाले समय में जो गयावासियों के लिए, मगध के लोगों के लिए आज जहाँ बैठे हुए जो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र हमारा है, ये भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से इसका भवन का निर्माण कराया गया। 4 दिन पहले हम लोगों ने 5 स्टार होटल इसी कैंपस के बगल में 100 कमरे का निर्माण हो चुका है जाकर। 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पर्यटन विभाग की राशि से उसका उद्घाटन कराया गया है। गया में यात्रियों के लिए पिछले बार जानकारी अब सबको होगी, 2023 में 15 लाख तीर्थयात्री आए थे, 2022 में 13 लाख लोग आए थे। तो गया एक आस्था का केंद्र है जाकर के, और पुरखों की आत्मा का शांति के लिए,
अंतर सलीला फल्गु नदी किनारे पिंडदान करने के लिए आते हैं और प्रतिदिन आते जाकर के। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, बड़ी संख्या में यहाँ भी लोग आते हैं। माँ मंगना गौरी एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। इस तरह गया में तो काफ़ी संभावनाएं हम देख रहे थे। 2022 में बिहार में 6 करोड़ पर्यटक आए थे और 2023 में देख रहा था कि 8 करोड़ 15 लाख पर्यटक आए हैं जाकर के। तो संख्या बढ़ रही है। पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग और काम करने जा रहे हैं। गया में जो संक्रामक अस्पताल हमारा है, वहाँ भी हम लोगों ने तय किया है 120 करोड़ की लागत से 1080 कमरे का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि विगत के वर्षों में यात्रियों को ठहराने के लिए जगह का अभाव होता था तो हम लोग विद्यालय को बंद कर देते थे, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि बच्चे की पढ़ाई बाधित होते हैं, उन्हें स्वीकार किया और वहाँ भी जल्दी ही काम शुरू होने जा रहा है। उसी तरह से हम लोगों ने नेशनल हाईवे 82 जो हमारा सीताकुंड को देखा कि पहले कितना दिक्कत लोगों को होता था, वहाँ भी काम हुआ है। उसी तरह से हम लोग NH 82 से मुक्तिधाम होते हुए देवघाट तक वहाँ भी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है पर्यटन विभाग के माध्यम से, और घाट का निर्माण कराया जा रहा है। तो आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि गयावासियों के लिए, मगधवासियों के लिए जहाँ तक संभव हो भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उसको लागू कराने का काम करेंगे। आज के मौके पर फिर से एक बार सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स साथियों को हम बधाई देते हैं कि आप संघर्ष के हमारे साथी हैं। हमेशा हम लोगों ने सुख दुख के साथ काम किया है और गया के भलाई के लिए लगातार संघर्ष करने का भी काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मंत्री महोदय। बंधुओं, ऐसे आयोजनों पे एक सामान्य सी परंपरा रही है कि एक स्मारिका का विमोचन किया जाता है, किंतु आज हम स्मारिका का विमोचन नहीं करेंगे। हमारी स्मारिका छपी हुई है, उस स्मारिका में आज के कार्यक्रम को समाहित करते हुए इसे प्रकाशित किया जाएगा। किंतु उसके पूर्व एक छोटे से कार्य के लिए हमारा अनुरोध होगा हमारे माननीय मुख्य अतिथि से कि वो अपने स्थान से ही बटन दबा करके इस टीवी स्क्रीन पे स्मारिका के कवर पेज का अनावरण कर दें। बहुत बहुत आभार होगा। रिमोट दबा बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय। मैं अब इस मंच पे अपने सम्मानित मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को आमंत्रित कर रहा हूं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ आने के लिए जो कष्ट उठाया है उसके लिए हम बहुत बहुत आभार उनके प्रति व्यक्त करते हैं। श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। सेंट्रल बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स गया, इनके हीरक महोत्सव के कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित हुए हैं और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इसके बारे में बहुत कुछ वो कह चुके हैं, हम सबका मार्गदर्शन कर चुके हैं। वैसे हीरक महोत्सव जो होता है ये एक अवसर होता है पीछे मुड़कर देखने वाला, और मुझे पूरा विश्वास है कि सेंट्रल बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी अधिकारी, इससे जुड़े हुए सभी सभासद अपने कार्य का ऐसा अवलोकन करेंगे कि पिछले 60 वर्षों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है और क्या करना चाहते हैं। इसलिए आज के इस विशेष दिवस का बहुत ही महत्व है और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर मंच पर मेरे साथ बैठे हैं
हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री संतोष कुमार जी, श्रद्धेय स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप जी, महासचिव आलोक नंदन जी, आयोजन समिति के ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर अनूप कुमार केडिया जी, सभागार में बैठे हुए सभी अत्यंत महानुभाव ऐसे अतिथिगण, उपस्थित अन्य सभी बहनों और भाइयों, पत्रकार के बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों, आप सभी ने सुना है कि पिछले 60 वर्षों से सेंट्रल बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स की यात्रा कैसी रही है, कहां से कहां आप पहुंचे हैं। किसी भी विशिष्ट संस्था का कुछ हेतु होता है, उद्देश्य होता है, और इसी उद्देश्य को लेकर वह संस्था चलती रहती है। बिहार के इस चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपने सामने कुछ हेतु रखे, उद्देश्य रखा, कुछ लक्ष्य रखा, और इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए वो सतत कार्यरत रहे, प्रयासरत रहे, और उसी का फल आज हम सब देख रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जो काम कर रहे हैं, उस काम का फल समाज के अन्य सभी वर्गों को भी मिल रहा है। एक अंग्रेजी में कहा गया है, कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज द प्रोग्रेस, एंड वर्किंग टुगेदर इज द सक्सेस। और आपके इस संस्था ने जो काम किया है, ये वर्किंग टुगेदर है। आपका यश जो है, आपने जो हासिल किया है, प्राप्त किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ वर्किंग टुगेदर। बहुत बार वर्किंग टुगेदर होता ही नहीं, क्योंकि हम सब लोगों का संगठन होता है, मनुष्य का संगठन होता है, और मनुष्य के विचार आदान प्रदान अलग अलग होते हैं, स्वभाव अलग होता है, सोच अलग होती है। तो ऐसे अलग अलग सोच वाले लोग जब इकट्ठा आते हैं, किसी ना किसी, हर संगठन का ये अनुभव होता है, तो वहां कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं। तो मतभेद होने के बाद वर्किंग टुगेदर संभव नहीं होता। कीपिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर सब होता है, परंतु वर्किंग टुगेदर जो होता है वो आवश्यक होता है। मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, जीवित मनुष्य हैं, जीव है हमारे बीच में, तो स्वाभाविक है। परंतु इन सब मतभेदों को बाजू में रखकर जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम एकत्र आए हैं, उसको सामने रखकर जब हम काम करना शुरू करते हैं, then it becomes a success. And I congratulate you all people for this successful journey. आपने बहुत ही अच्छा एक प्रवास किया है, इसके लिए आप सबका मैं अंतःकरण पूर्वक से, मनपूर्वक से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं कि ये पूरी यात्रा सुखद नहीं रही होगी, अनेक व्यवधान आए होंगे, बाधाएं आती होंगी, इन सब पर आपने मात करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है, आप आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसे ही संगठन अपने समाज के लिए आधारभूत होते हैं। आपने कॉमर्स, और मैंने पूछ रहा था कौशलेंद्र जी से कि इसमें इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ, इंडस्ट्री भी इससे जुड़ी हुई है। ये सिर्फ कॉमर्स वाली नहीं, वाणिज्य वाली नहीं है, उद्योग की भी ही ये इंडस्ट्री है, ये संगठन है। इन सबको साथ में आकर आगे बढ़ने का प्रयास जो हो रहा है, इसमें बाधाएं बहुत सारी हो रही हैं।
आपने कुछ लक्ष्य तय किए होंगे, इसके लिए आपने कुछ कार्यक्रम भी सोचे होंगे। आने वाले समय में इन कार्यक्रमों का कैसा प्रयोजन आयोजन किया जा सकता है, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। आप जो कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, इसीलिए आपने ट्रस्ट भी बनाया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, दायित्व है कि समाज के लिए हमको कुछ करना चाहिए। उसका पूरा विवरण हमारे सामने आलोक जी ने रखा है। क्या हम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या कहां तक हम जा सकते हैं। मुझे लगता है इन सब के लिए आप सब बहुत ही प्रयासरत हैं। मैं पूछ रहा था कि आपके यहां एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं क्या? दुर्भाग्य से वो हो नहीं रहे हैं। मन की इच्छा तो है, मंशा तो है, करने की आवश्यकता है। आज आप अगर कहीं पर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो कुछ खुद का व्यवसाय हो, खुद का कुछ उद्योग हो, इसके बारे में सोचती नहीं है। वो चाहते हैं नौकरी। जब मैं अनेक चांसलर होने के नाते, कुलाधिपति होने के नाते मैं सभी विश्वविद्यालयों में जाता हूं, कई कॉलेजों में जाता हूं, सभी यहाँ के छात्र होते हैं, सब मिलते हैं मुझे, मैं उनसे बातें करता हूं, तब ध्यान में आता है कि हमारे बच्चे उद्योग करने के लिए कतराते हैं, आगे आने की सोचते नहीं। क्या कारण है इसका? इस पर हम सबको गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। कारण और कुछ नहीं है, मुझे जो लगता है कारण हमारी मानसिकता है और कुछ नहीं है। हम सोचते ही नहीं। इतने पूरे साल, अनेक वर्षों से हमारी सोच ऐसी बनी है कि हमको दूसरों की नौकरी ही करनी है, खुद का व्यवसाय करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। यह सोच हमारी अनेक वर्षों से आई है और कभी अपनी शिक्षा के कारण आई है ये सोच। और शिक्षा, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही हम सोचने लगे हैं कि मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना है, बीए करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फिर भी मुझे खुद का व्यवसाय नहीं, मुझे कहीं ना कहीं जाकर मेरा सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी मांगनी है। वी ऑल वांट टू बी जॉब सीकर एंड नॉट जॉब गिवर। क्या हम इसके लिए सोच सकते हैं कि मैं कभी ना कभी खड़ा रहकर, दोनों पैरों पर खड़ा रहकर समाज के सामने जॉब गिवर बनूंगा? इसके लिए प्रयास करने होंगे। इसके लिए हम सबको कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। अपने देश के एक इकोनॉमिस्ट ने कहा, इंडियन यूथ प्रीफर्स गारंटेड पॉवर्टी टू रिस्की प्रॉस्पेरिटी। गारंटेड पॉवर्टी क्या होती है? नौकरी करना किसी की जाकर, यानी गारंटेड पॉवर्टी है। गारंटी है हर महीने के पहले दिन हमारे यहां तनख्वाह मिल जाएगी, बट यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट इनकम। गारंटेड पॉवर्टी है वो। एंड रिस्की प्रॉस्पेरिटी, रिस्की प्रॉस्पेरिटी जो आप कर रहे हैं, खुद का व्यवसाय है, खुद का उद्योग है, वहां रिस्क है, बहुत सारी रिस्क है, बट देयर इज ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी। ये हमारी सोच जो है ऐसी, अपने इंडियन यूथ के बारे में इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं, क्या हम इसको बदल नहीं सकेंगे? मुझे लगता है बदलने का अवसर आया है, बदलने का समय आया है। हम सबको इस दिशा में विचार करके सबको बोलना चाहिए, यू आर ए जॉब गिवर एंड नॉट ए जॉब सीकर। तब जाकर हमारी तस्वीर बनेगी, बदलेगी। नहीं तो ऐसे ही चित्र रहेगा। हम किसी के सामने हाथ पसारते रहेंगे और कहते रहेंगे कि बिहार अपना तो पीछे है, हम तो भीख मंगे हैं। मैंने सुने ऐसे स्टेटमेंट यहां के नेता लोगों से, मुझे बहुत पीड़ा हो गई।
ये मानसिकता यह है जो इससे बाहर आने की आवश्यकता है। हम तो भीख मंगे हैं, हम पिछड़े हैं। क्यों भाई? किसने कहा आपको? हम इसीलिए केंद्र से पैसा मांगते हैं। मांगे, हक से मांगिए ना। खड़ा रहकर आप बोलिए हमने इतनी प्रगति की है, इसके आधार पर केंद्र को कहना चाहिए हमको इतना पैसा चाहिए। हक से कहिए, भीख मंगे की तरह कहने की आवश्यकता नहीं। यह मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। यह मानसिकता जब बदलेगी तब बिहार को कोई पिछड़ा कहने के लिए आगे नहीं आएगा, नहीं आएगा। मुझे लगता है इसको लेकर, इस सोच को हम सबके सामने रखकर सब लोगों के बीच में लेकर जाने की आज की जरूरत है कि हम पिछड़े नहीं हैं, हम कुछ करके दिखाएंगे। इतिहास के बिहार के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कहां है वो आज? क्यों हम पीछे हैं? मुझे बहुत सब लोग पूछते हैं आप बिहार के राज्यपाल हैं तो बिहार में कैसा वातावरण क्या है? बहुत मेरी भी ऐसी सोच थी, लेकिन यहां आने के बाद मैंने भी सोच बदलने का प्रयास किया और मैंने सोच बदली है। नहीं, मेरा बिहार पीछे नहीं रहेगा। अभी मैं बिहारी हूं, बड़े गर्व से मैं कहता हूं, मैं राज्यपाल नहीं, मैं एक बिहारी हूं अभी यहां का। और मैं समझता हूं, मानता हूं कि मेरा दायित्व है, दूसरे किसी का नहीं। इसलिए जहां भी मैं जाता हूं, औद्योगिक एसोसिएशन होते हैं, कमर्शियल एसोसिएशंस होते हैं, वहां उनके बहुत सारे, वहां भी यही सोच रखता हूं, यू जस्ट क्रिएट जॉब गिवर्स एंड नॉट जॉब सीकर्स। यहां माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी की अपनी सोच है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत का सपना, ये विकसित भारत का सपना क्या है? कहां से आएगा? कब आएगा? प्रधानमंत्री जी दिल्ली से घोषणा करेंगे, नारा देंगे और हम यहां तालियां बजाएंगे, तब जाकर अपना देश विकसित होगा क्या? हम सबको इसमें योगदान देने की आवश्यकता है। विकसित भारत 2047 में जब होगा, जब हम अपनी आज स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं, तब अपना पूरा देश विकसित भारत होगा। विकसित भारत कैसे होगा? जब हम सब मिलकर सहस्र हाथों से अपने इस विकसित भारत की यात्रा को उठाएंगे, इस पदक को आगे लेकर जब जाएंगे, तब जाकर अपना दुनिया भर में भारत विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत बाद में पूरी दुनिया भर में किसी की सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं इधर उधर। श्रद्धेय स्वामी जी ने बोलते बोलते एक शब्द का प्रयोग किया, क्षमा करना स्वामी जी मुझे। उन्होंने कहा कि हम भारत सोने की चिड़िया होने वाले, चिड़िया है वगैरह। मैं इससे सहमत नहीं हूं। भारत सोने की चिड़िया, वो जमाना बीत चुका है। आने वाला समय, आने वाली शताब्दी भारत की शताब्दी है। भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, भारत सोने का शेर बनेगा इस दुनिया में। माफ करना स्वामी जी मुझे, लेकिन हमारी ऐसी इच्छा है कि भारत सोने का शेर बनेगा, जिसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। इसको हम विकसित भारत कहते हैं। विकसित भारत में हम सबका योगदान होने की आवश्यकता है। क्या योगदान हो सकता है? वो योगदान हम सबको करने की आवश्यकता है। मैं बहुत बार बताता हूं, यह किस्सा नहीं, ये घटना है, घटी हुई घटना। मेरे एक मित्र थे, आपने जो राजनीति में है उन्होंने सुना होगा, उनका नाम प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन जी उस समय मंत्री भी थे, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। मैं गोवा में काम करता था, वो गोवा में आते रहते थे। तो उन्होंने एक बैठे बैठे ऐसे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने मुझे बताया, हम सब, मैं अकेला नहीं और भी थे, तो हमको एक किस्सा सुनाया उन्होंने। और किस्सा क्या था? उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका में जाने का अवसर मिला, न्यूयॉर्क में गया,
और न्यूयॉर्क में मेरे दोस्त के साथ हम एक कॉफी हाउस में गए। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। कॉफी हाउस में गए और कॉफी हाउस में जाने के बाद कॉफी ली, हम दोनों ने कॉफी पी ली और कॉफी पीने के बाद हम उनका जो पेमेंट करना था तो मेरे खिसे में, मेरे जेब में 1000 रुपये का जो नोट था उसको हमने वहां दे दी। तो उस कॉफी हाउस के ओनर ने कहा, सॉरी सर, वी डोंट एक्सेप्ट रुपीज। प्रमोद महाजन जी कहने लगे, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं अपने देश में 1000, उस समय 1000 की नोट थी, 1000 रुपये की नोट यहां वहां ऐसे देखता हूं, करता हूं, उससे खरीदता हूं, बहुत कुछ व्यवहार करता हूं और मेरे 1000 नोट की, रुपये की कीमत न्यूयॉर्क में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, जो कॉफी ओनर था उसने, पे इन डॉलर्स। डॉलर्स की कीमत है, मेरे रुपये की कीमत नहीं है वहां। कैसी हमारी अर्थनीति है, क्या हमारी आर्थिकी है। उन्होंने कहा, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, फिर अमेरिका में जाऊंगा, फिर उसी कॉफी हाउस में जाऊंगा, फिर से कॉफी पीऊंगा और कॉफी पीने के बाद उसका जो पेमेंट है मेरे रुपयों में करूंगा। उस दिन की मुझे प्रतीक्षा है। दुर्भाग्य से आज प्रमोद जी नहीं है, परंतु वह दिन भी बहुत दूर नहीं है। आज हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं? रूबल से या डॉलर से नहीं, रुपयों से। इंडियन रुपी इज बीइंग पेड टू देम। ऐसे अनेक देश अभी धीरे धीरे अपने दुनिया में देखने को मिलते हैं जो अपने रुपयों से व्यवहार करते हैं। इसीलिए वो न्यूयॉर्क वाला जो किस्सा है वो बहुत दूर नहीं है। लेकिन क्या है, हम सबको कष्ट करने पड़ेंगे, हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे, हम सबको करना पड़ेगा। मुझे भी अलग नहीं कर पाता, मुझे भी करना पड़ेगा यह सब प्रयास। हम सबको करने की आवश्यकता है, तब जाकर अपना देश विकसित भारत का नाम लगाकर पूरे दुनिया में दहाड़ दे सकता है, तब जाकर। और इसीलिए मैं अगर छोटा सा व्यवसाय कर रहा हूं, कुछ उद्योग कर रहा हूं, वो मेरे देश के लिए कर रहा हूं, मेरे समाज के लिए कर रहा हूं। ऐसी भावना जब मेरे मन में आती है, तब जाकर हम हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने और एक नारा दिया था, बी वोकल फॉर लोकल। वो वोकल फॉर लोकल क्या होता है? कहने में बहुत आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुसरण करने में बहुत कठिनाई होती है। मैं बताता हूं आपको 1-2 मिनट में और मेरा भाषण समाप्त करूंगा, आप बोर हो चुके होंगे। ऐसा होता है कि वोकल अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए होना, यानी मेरे देश में जो भी बनता है। यहां बात आई थी आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता क्या होती है? मैंने आज संकल्प करने की आवश्यकता है कि मेरे हाथ में जो घड़ी है वो घड़ी इंडिया मेड होनी चाहिए। मेरे जेब का जो पेन है वो इंडियन मेड होना चाहिए। मेरी कार जो है वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए। मेरा सब कुछ जो है भारत में निर्मित होना चाहिए या भारत का होना चाहिए। इसे हम आत्मनिर्भर करते हैं, इसे हम बी वोकल फॉर लोकल कहते हैं। तब जाकर अपना भारत विकसित भारत हो जाएगा, तब जाकर अपनी अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया भर में मजबूत हो जाएगी। तब कोई हमको इधर ऐसे तिरछी आंख से देखेगा नहीं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रधानमंत्री मीन्स। हमको करने की आवश्यकता है। और आप जैसा संगठन यहां जो काम कर रहा है, यू हैव गॉट अ वेरी फैंटास्टिक व्हीकल टू लॉन्च दिस आइडिया। इस व्हीकल से इसके आप सबके पास ये विचार पहुंचा सकते हैं। इसको लेकर हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सबको पुनः एक बार बधाई देता हूं और आने वाले समय के लिए अभिनंदन भी करता हूं। बहुत शुभकामनाएं देते हुए मेरा भाषण समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद
माननीय राज्यपाल महोदय, मैं अगर बड़ी ईमानदारी से कहूं तो आज आपके शब्दों ने मेरे अंतःकरण की पीड़ा को शब्द दिए हैं, वाणी दी है। निश्चित तौर पे मैं छोटा अकेला आदमी इस भावना को प्रकट करके किसी को प्रभावित नहीं कर पाता, पर जब भी मुझे अवसर मिला है छोटे मोटे मंचों पे, छोटे बड़े मंचों पे, मैंने हर बार ये कहा है कि आज की युवा पीढ़ी, खासकर वह युवा पीढ़ी जिसकी पृष्ठभूमि में व्यापार है, वह भी आज जॉब सीकर बनने की ओर उतारू है। महोदय, आपने जो मार्गदर्शन दिया है, यह भावना थी, यह पीड़ा मन में थी, और आपने जो शब्द दिए हैं, आपने जो प्रेरणा दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा संगठन अभी इस दिशा में वैसी जगहों पे पहुंचने का प्रयास करेगा जहां इस मानसिकता से युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। महोदय, आपका इतना महत्वपूर्ण और मूल्यवान मार्गदर्शन इस राष्ट्र की समृद्धि का, मैं लगातार 2-3 बार आपको सुनाऊं हाल के दिनों में, हर बार 2037 के भारत की परिकल्पना और उसमें उपस्थित जन समूह का क्या योगदान हो सकता है, इसके बारे में आपके शब्द निश्चित तौर पे प्रेरक हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं। महोदय, आपका हृदय से आभार। आपने बहुत कष्ट लिया हमारे इस आयोजन को इतनी अवधि देने के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय को हेलीकॉप्टर से पटना लौटना था, पर आज के इस कार्यक्रम की समय सीमा को बढ़ाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा कष्ट मोल लिया कि हेलीकॉप्टर वापस लौटाकर अब ये सड़क मार्ग से पटना लौटेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपके इस स्नेह और सहयोग के लिए किन शब्दों में धन्यवाद दे, हम नहीं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा कि हमारे अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप जी से कि इससे पहले कि शब्दों में धन्यवाद दिया जाए, मैं चाहता हूं कि उन्हें हमारे आभार प्रदर्शन के स्वरूप एक छोटा सा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाए विशेष रूप से। और इस उद्घाटन सत्र के अंतिम कड़ी के रूप में हमारे मंच पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानित विशिष्ट मुख्य अतिथिगण और आप सबों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने महासचिव श्री आलोक नंदन जी को। धन्यवाद अनूप जी। आज की सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय, बिहार सरकार के मंत्रीगण, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, सुमन जी, हमारे बीच उपस्थित स्वामी जी, उपस्थित अतिथिगण, आज का अवसर ऐतिहासिक है। चैम्बर ने अपने स्थापना काल से 60 वर्षों का सफर तय कर लिया है। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय ने हम सबों के बीच पधार कर अपने आशीर्वचनों से हमारे मनोबल को बढ़ाया है एवं मार्गदर्शन भी दिया है। महोदय, आपने अपने व्यस्त क्षणों में से समय निकालकर हमें दिया है, हमारे बीच आए, और जैसा कि अनूप जी ने बताया कि लौटने में चूंकि इनका चौपर उड़ नहीं सकता था, इन्होंने सड़क मार्ग को अपनाया। महोदय, आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद, हम कृतज्ञ हैं आपके।
हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी। इनके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 60 वर्षों में लगभग 30 वर्षों का साथ इनका रहा है हमारे साथ। ये उन दिनों में मैं राजनीतिक की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन बराबर साथ रहे और सहभागी बने रहे चैम्बर के कार्यों में। हमारे बीच सुमन जी हैं, स्थानीय हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी उम्मीद है इनसे। आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही अन्य व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण जो स्थानीय भी हैं, राज्य के दूसरे जगहों से भी हैं, IMA, बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, प्रेस के बंधुगण, अतिथिगण और भी जो लोग छूट गए हैं, इस व्यवस्था से जुड़े लोग, आप सबों को धन्यवाद। मैं चैम्बर की ओर से आप लोगों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय, इस उद्घाटन सत्र की समाप्ति के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय का मंच से प्रस्थान होगा, किंतु उसके पूर्व, इनके प्रस्थान से पूर्व राष्ट्रगान यहाँ पे होगा। आप सबों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अभी अपने सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया राज्यपाल महोदय का प्रस्थान हो रहा है और परिसर से इनके प्रस्थान तक कृपया आप यहाँ पे बने रहें, यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखें।